नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको हाथरस लेकर चलेंगे, जहां 1.5 महीने पहले तक पत्रकारिता और राजनीति का तूफान चल रहा था, लेकिन अब वहां पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। हाथरस पहुंचने के लिए बहुत सारे नेताओं ने मीडिया के सामने ड्रामा किया। इन नेताओं ने हाथरस पहुंचकर पीड़ित परिवार के साथ ली गई अपनी तस्वीरें और अपने वीडियोज सोशल मीडिया पर डाले। दूसरी तरफ हर पत्रकार पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए क्रांतिकारी पत्रकारिता कर रहा था। पत्रकारों और नेताओं के बीच इस बात की होड़ लगी थी कि कौन सबसे पहले पीड़ित परिवार तक पहुंचेगा, कौन सबसे पहले अपना वीडियो बनाएगा, कौन सबसे पहले अपनी फोटो खिंचवाएगा। कुल मिलाकर सब के सब न्याय के ठेकेदार बने हुए थे, लेकिन अब ये सब लोग हाथरस को पूरी तरह से भूल चुके हैं। इसलिए आज हम आपको हाथरस के बुलगड़ी गांव लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि टीआरपी वाले तुष्टीकरण का तमाशा खत्म हो जाने के बाद अब पीड़ित का परिवार किस हालत में जी रहा है। इसके बाद हम मृत्यु को टालने की कोशिशों का एक विश्लेषण करेंगे। इजराइल के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी क्रांतिकारी रिसर्च की है जिससे आप हमेशा जवान बने रह सकते हैं और आपकी उम्र बढ़ना बंद हो जाएगी। अगर आप 75 साल की उम्र में भी 25 साल के जवान जैसा शरीर हासिल करना चाहें तो आपको यह रिसर्च जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि जिन बुजुर्गों पर यह प्रयोग किया गया उनका शरीर अब 25 वर्ष के युवाओं जैसा दिखता है। इस खबर के जरिए आज हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई इंसान के अमर होने का सपना पूरा हो सकता है। कोरोना वायरस के दौर में सबके मन में सिर्फ एक ही डर है और वो है मृत्यु का डर। अपने जीवन काल में पहली बार हम लोग एक साथ मृत्यु को इतने करीब से देख रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिक और डॉक्टर मृत्यु को हराना जानते हैं। इजराइल से आई यह खबर इसी दिशा में एक बहुत बड़ी शुरुआत है। मृत्यु की व्याख्या पहले सिर्फ धर्मगुरु किया करते थे, लेकिन अब वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में इसका विश्लेषण कर रहे हैं। और आखिर में हम जंगली जानवरों की भूख का एक विश्लेषण करेंगे। आपने इंसानों की भूख और कुपोषण के तो कई किस्से सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कैसे श्रीलंका में सैकड़ों भूखे हाथी इन दिनों इंसानों द्वारा फेंके गए कूड़े में अपने लिए खाना ढूंढ रहे हैं और पेट में प्लास्टिक जाने की वजह से हाथियों की मौत हो रही है। इन तस्वीरों को देखकर अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या कभी जानवरों के हिस्से की जमीन छीनने वाला इंसान अब जानवरों के हिस्से का भोजन और पानी भी छीनने लगा है। जंगल, जानवर और जीवन पर हमारा यह विश्लेषण आज आपको प्रकृति के बारे में एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर देगा। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कृषि बिल के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों से बातचीत की अपील की है। अमित शाह ने कहा कि सरकार किसानों से बातचीत को तैयार है। उन्होंने कहा कि किसान दिल्ली पुलिस की तय की गई जगह पर आएं, इससे किसानों को सुविधा होगी। अमित शाह ने किसानों से सड़क पर प्रदर्शन न करने की अपील भी की। अगर किसान यूनियन चाहते हैं कि भारत सरकार जल्द बात करे, 3 तारीख के पहले इनसे बात करे, तो मेरा आप सभी को ये आश्वासन है कि जैसे ही आप लोग इसमें शिफ्ट हो जाते हैं, दूसरे ही दिन भारत सरकार आपके साथ आपकी समस्या और मांगों के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है। हालांकि अमित शाह की अपील को किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों पर दबाव बताया है। ये कहना कि अगर वे इकट्ठे नहीं होंगे तो सरकार बात नहीं करेगी, तो 3 तारीख को ही क्या उम्मीद लगा मैं कि 3 तारीख को ही बात करेंगे। अगर ये किसान 3 तारीख को भी बात न करे, जब क्या करेंगे। दिल्ली पुलिस ने किसानों को दिल्ली के बुराड़ी में प्रदर्शन करने के लिए जगह मुहैया कराई है, लेकिन बड़ी संख्या में किसान सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के 3 शहरों में कोरोना लैब में जाकर वैक्सीन की तैयारियों पर जानकारी ली। प्रधानमंत्री सबसे पहले अहमदाबाद जायडस कैडिला के प्लांट पहुंचे और यहां तैयारियों को देखा। प्रधानमंत्री ने जाइकोव डी वैक्सीन बनाने में जुटे वैज्ञानिकों के साथ बैठक की और डीएनए आधारित वैक्सीन की जानकारी ली। अहमदाबाद के बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में भारत बायोटेक और आईसीएमआर की लैब पहुंचे। यहां पूरी तरह स्वदेशी कोवैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। तैयारियां देखने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर वैज्ञानिकों को बधाई दी। हैदराबाद में भारत बायोटेक में स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन के बारे में जानकारी मिली। अब तक के परीक्षणों में वैज्ञानिकों को उनकी प्रगति के लिए बधाई। उनकी टीम शीघ्र प्रगति के लिए आईसीएमआर के साथ मिलकर काम कर रही है। हैदराबाद के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा किया। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोविशील्ड वैक्सीन बनाई जा रही है।
प्रधानमंत्री के दौरे के बाद कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में जुटे पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ने बड़ा ऐलान किया है। इंस्टीट्यूट के सीईओ आदार पूनावाला ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत के लिए अगले 2 हफ्ते के भीतर आवेदन किया जाएगा। What we discussed is the plan, implementation plan, which will happen only after an emergency use licensure, if that is granted, in the next 2 weeks. For an emergency use licensure, so we'll have to wait and see after that. आदार पूनावाला ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से उनके सीरम इंस्टीट्यूट दौरे के दौरान वैक्सीन पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कृषि बिल के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों से बातचीत की अपील की है। अमित शाह ने कहा कि सरकार किसानों से बातचीत को तैयार है। उन्होंने कहा कि किसान दिल्ली पुलिस की तय की गई जगह पर आएं, इससे किसानों को सुविधा होगी। अमित शाह ने किसानों से सड़क पर प्रदर्शन न करने की अपील भी की। अगर किसान यूनियन चाहते हैं कि भारत सरकार जल्द बात करे, 3 तारीख के पहले इनसे बात करे, तो मेरा आप सभी को ये आश्वासन है कि जैसे ही जम्मू कश्मीर में आज जिला विकास परिषद यानी डीडीसी चुनाव के लिए वोट डाले गए। आतंकवादियों की धमकी के बावजूद बड़ी संख्या में लोग घरों से निकले और राज्य में कुल 52.1% वोटिंग हुई, जिसमें कश्मीर डिवीजन में 41.45% और जम्मू डिवीजन में 64% वोट डाले गए। जम्मू के रियासी में सबसे ज्यादा 74.6% वोटिंग हुई, जबकि श्रीनगर में सबसे कम 37.1% वोट डाले गए। कश्मीर के 3,70,000 मतदाताओं में से 1,53,000 मतदाताओं ने वोट डाले, जबकि जम्मू रीजन के 3,31,000 वोटर्स में से 2,12,000 वोटर्स ने वोटिंग की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद म्युनिसिपल चुनाव के प्रचार के दौरान हैदराबाद का नाम बदलने की बात कही। योगी ने यह बयान हैदराबाद में रोड शो के दौरान दिया। उन्होंने कहा, जब फैजाबाद और इलाहाबाद का नाम बदला जा सकता है तो हैदराबाद का नाम भाग्यनगर क्यों नहीं रखा जा सकता है। क्या हैदराबाद भाग्यनगर हो सकता है? मैंने कहा क्यों नहीं। उन्होंने कहा कैसे? हमने फैजाबाद को अयोध्या कर दिया, हमने इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया। भाग्यनगर का मतलब समृद्धि का प्रतीक। 1 दिसंबर को ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल चुनाव में 150 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। कल चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। हैदराबाद में कल अमित शाह की रैली होगी। अमित शाह अपने चुनावी कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले भाग्यनगर मंदिर जाएंगे। हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी, टीआरएस और एआईएमआईएम के बीच कड़ा मुकाबला है। हाथरस पहुंचने के लिए कई नेताओं ने मीडिया के सामने, आपको याद होगा, जमकर ड्रामे किए थे। इन नेताओं ने हाथरस पहुंचकर पीड़ित परिवार के साथ तस्वीरें ली, उनके साथ वीडियोस बनाए और फिर सोशल मीडिया पर डाले। दूसरी तरफ वहां मौजूद हर पत्रकार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए क्रांतिकारी पत्रकारिता कर रहा था। कुल मिलाकर ये सारे लोग सब के सब न्याय के ठेकेदार बनना चाहते थे। पत्रकारों और नेताओं में इस बात की होड़ लगी हुई थी कि सबसे पहले पीड़ित परिवार तक कौन पहुंचेगा, कौन सबसे पहले फोटो खिंचवाएगा, कौन सबसे पहले वीडियो बनाएगा। लेकिन अब ये सब लोग हाथरस को पूरी तरह भुला चुके हैं, क्योंकि अब टीआरपी का जो कुआं है वो कहीं और खोदा जा रहा है। और मीडिया और नेता एक टीआरपी का कुआं खोदते हैं और दूसरे वोटों का कुआं खोदते हैं। नेताओं ने हाथरस की घटना के बाद 24 घंटे का भी इंतजार नहीं किया और राजनीतिक पर्यटन के लिए रातों रात हाथरस पहुंच गए थे। आपको याद होगा, हाथरस पहुंचने के लिए इन नेताओं ने पुलिस के सारे बंदोबस्त तोड़ दिए थे और बिना देर किए आरोपियों और पीड़ित की जाति ढूंढ निकाली थी। जाति के आधार पर सब कुछ हो रहा था, वोट बैंक के आधार पर सब कुछ हो रहा था। राहुल गांधी की वो तस्वीरें आपको शायद अब भी याद होंगी, जब वो पुलिस द्वारा रोकने के बावजूद पैदल ही हाथरस की तरफ बढ़ रहे थे, पैदल मार्च कर रहे थे सड़कों पर। एक जगह तो वो गिर भी गए थे। ये तस्वीर कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं ने बहुत वायरल कराई थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि यह तस्वीर देखकर राहुल गांधी के प्रति लोगों की सहानुभूति बहुत बढ़ेगी। इसी तरह आरएलडी के नेता जयंत चौधरी को हाथरस जाने के लिए पुलिस की लाठियां तक खानी पड़ी थी। ये भी तस्वीरें आप देख लीजिए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के चेहरे पर हाथरस में स्याही फेंक दी गई थी। फिर भी ये सारे नेता किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर सरकारी नियमों को, आदेशों को तोड़ते हुए हाथरस पहुंचना चाहते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। इन्होंने पीड़ित परिवार को गले लगाया, उनके साथ आंसू बहाए, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई, वीडियो बनवाए, फिर
इनकी पार्टियों ने उन तस्वीरों को और वीडियोस को सोशल मीडिया पर अपलोड किया और वाहवाही बटोरने की कोशिश की। ये तो नेताओं का हाल था। आपको याद होगा राहुल गांधी की ये वीडियो, इसे पूरे देश में बांटा गया था। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जब दोनों एक साथ वहां पर गए थे, ये तस्वीर भी कांग्रेस पार्टी ने बहुत वायरल की थी और कहा था कि एक नेता को ऐसा होना चाहिए जो जनता का दुख दर्द समझ सके, जनता को, आम लोगों को गले लगा सके। दूसरी तरफ मीडिया था जो किसी भी कीमत पर नेताओं से पहले पीड़ित परिवार तक पहुंचना चाहता था, अपने दर्शकों को यह बताना चाहता था कि ये रिपोर्ट करने वाले हम पहले चैनल हैं, वहां पहुंचने वाले हम पहले चैनल हैं और सरकार हमारी रिपोर्ट देखकर ही सारी कार्रवाई कर रही है और हम ही न्याय के सबसे बड़े ठेकेदार हैं। इसके लिए पत्रकारों ने हाथरस से भूलगढ़ी गांव में एक तरह से अपने अपने कैंप्स डाल दिए थे, कैंप करके बैठ गए थे। दिन रात कहते थे वहीं रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा। पत्रकार उन्हें रोकने वाली पुलिस से लड़ रहे थे, पुलिस के साथ बहस कर रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी धज्जियां उड़ा रहे थे। कैमरा ऑन होते ही पत्रकार ये दिखाने लगते थे कि उनकी भागदौड़ में कोई कमी नहीं है। पत्रकार ये दिखाने लगते थे कि वो कितनी मुसीबत में हैं और कितनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए। आपने देखा होगा हमारे देश में परंपरा है कि पहले तो मीडिया 24 घंटे बिना रुके रिपोर्टिंग करता है, फिर जब वहां से पूरी दुकान बंद हो जाती है फिर उसके बाद मुड़कर भी नहीं देखता। कभी भी कोई दोबारा वहां नहीं जाता ये देखने के लिए कि उसके बाद क्या हुआ। कुछ ही दिनों में मीडिया ने हाथरस की घटना से टीआरपी का सारा रस निचोड़ लिया और मीडिया के कैमरे वापस दिल्ली और नोएडा के अपने अपने स्टूडियोज में लौट आए और फिर टीआरपी के अगले कुएं का इंतजार करने लगे। ये देखने लगे कि अब अगला कुआं कहां खोदना है। नेताओं ने भी यही किया, वहां से वोटों का पूरा रस निचोड़ लिया और फिर वो ये देखने लगे कि अब अगली बार कहां जाना है। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने लगातार हाथरस पर नजर रखी। आपने देखा होगा हमने उसके बाद भी आपको कई रिपोर्ट्स वहां से दिखाई हैं और आपको इस घटना का हमने अपडेट दिया। अब हम एक बार फिर से हाथरस के उसी भूलगढ़ी गांव गए जहां पीड़ित की हत्या की कोशिश की गई थी, जिसके बाद दिल्ली के एक अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। और हमारी रिपोर्टिंग टीम ने इस गांव में जाकर अब यह समझने की कोशिश की कि टीआरपी वाले तुष्टीकरण का तमाशा और नेताओं के अपने आलीशान बंगलों में वापस आ जाने के बाद अब पीड़ित परिवार किस हाल में है। वो परिवार किस हाल में है जिसकी बेटी गई और वो परिवार किस हाल में है जिनके बेटों को इसमें आरोपी बनाकर जेल में डाला गया है। और गांव में क्या चल रहा है? क्या गांव में कुछ बदला है? क्या समाज में कुछ बदला है? क्या अब हम ये कह सकते हैं कि अब दोबारा ऐसी घटना नहीं होगी? हमारे देश में यह परंपरा है कि एक खबर को कुछ ही दिनों के बाद भुला दिया जाता है, लेकिन अब हमने इसका फॉलो अप करने की कोशिश की है। तीन अक्टूबर 2020 हाथरस के बुलगढ़ी गांव में पीड़ित के परिवार से मिलने के लिए नेताओं की लाइन लगी हुई थी। हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के नाम पर कई बड़े नेता हाथरस पहुंच रहे थे। तब 24 घंटे टीवी पर इस खबर की कवरेज भी हो रही थी। मीडिया के सैकड़ों कैमरे गांव में मौजूद थे। सब कह रहे थे कि वो पीड़ित को इंसाफ दिला कर रहेंगे, इस केस को अंजाम तक पहुंचाएंगे। पर नेताओं की राजनीति और न्यूज चैनलों की टीआरपी का ये खेल कुछ ही दिनों में खत्म हो गया। दुनिया भूल जाती है पर माँ बापों के आंख मन में जो घाव है ना, वो कभी नहीं भूल सकते। लड़की को इंसाफ मिले, यही कहना चाहते हैं। क्या लगभग 2 महीने बाद हाथरस के इस गांव का रास्ता अब नेताओं को शायद ही याद हो। ज्यादातर न्यूज चैनल भी इस गांव और पीड़ित के परिवार को भूल गए। हालांकि जी न्यूज को खबरों के लिए अपनी जिम्मेदारी याद है, इसलिए हम इस गांव में वापस आए हैं। हम किसी भी खबर को उसके अंजाम तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं और इसी विश्वास के साथ आज हम एक बार फिर से हाथरस पहुंचे हैं। हाथरस का वो गांव जो कि आज से कुछ महीनों पहले तक देश भर की सुर्खियों में था।
यहाँ पर काफी भीड़ भाड़ थी, यहाँ पर नेताओं की भीड़ थी, यहाँ पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ थी, यहाँ पर इंसाफ दिलाने की होड़ लगी हुई थी, लेकिन आज यहाँ पर सन्नाटा है। नेता और न्यूज चैनल भले ही बदल गए हैं, लेकिन हाथरस की इस बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अब पीड़ित का परिवार किस हालत में है, क्या कर रहा है और इस घटना ने बुलगड़ी गांव को कितना बदल दिया है, इस बात की फिक्र किसी को नहीं है, क्योंकि अब बुलगड़ी में न नेताओं के लिए सस्ती लोकप्रियता है और न ही मीडिया के लिए टीआरपी। उम्मीद तो यही है कि क्या कहते हैं, हमें न्याय मिले, बेटी को इंसाफ मिले। अभी कोई आया उसके बाद से? नहीं आया, अभी तो कोई नहीं आए। हर नेता और समाज सेवी आकर इस परिवार को इंसाफ दिलाने का वादा कर रहे थे, लेकिन कुछ ही दिन बीतते ही ये खबर उन सभी लोगों की याददाश्त से गायब हो गई। कोई नेता होता पूछने आया अभी किस हालत में है आप लोग? हाँ, कुछ कोई नहीं आया है, अब तो कोई नहीं आया। अदालत के आदेश के बाद इस समय सीआरपीएफ के 80 जवान पीड़ित के परिवार की सुरक्षा कर रहे हैं और पीड़ित के घर में आने जाने वाले सभी लोगों का रिकॉर्ड भी रखा जाता है। हम इस वक्त हाथरस में पीड़ित परिवार के घर के बाहर मौजूद हैं और अब यहाँ की स्थिति बदल चुकी है। सीआरपीएफ की सुरक्षा में यह परिवार 24 घंटे रहता है। सीआरपीएफ की एक कंपनी की तैनाती इस गांव में की गई है, खासतौर पर पीड़ित परिवार की सुरक्षा के लिए। आप देखिए, यहाँ पर कोई भी आएगा उसके नाम की एंट्री इन रजिस्टर में की जाएगी। जैसे हम लोग भी आए, हमने भी अपना पूरा यहाँ पर पूरी जानकारी इसमें लिखी, अपनी एंट्री की, और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर एक अस्थायी सुरक्षा पिकेट भी बनाकर रखा गया है और जो सुरक्षा कर्मी है वो तैनात है। मेटल डिटेक्टर यहाँ पर लगाया गया है। मेटल डिटेक्टर से आप प्रवेश करके ही अंदर जा पाएंगे। सच की तलाश में जी न्यूज एक बार फिर से हाथरस के इस गांव पहुंचा है। अब हम आपको आरोपियों के परिवार के पास लेकर चलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। आखिरकार इस एक घटना के बाद से उनकी जिंदगी कैसे पूरी तरह से बदल गई। ये हाथरस की घटना के मुख्य आरोपी संदीप का घर है। इनके परिवार ने हमसे बातचीत नहीं की, हालांकि उन्होंने बताया कि कोर्ट पर उन्हें पूरा भरोसा है। इस समय सीआरपीएफ की टीम बुलगड़ी गांव में पेट्रोलिंग करती है। हालांकि इसके बावजूद गांव के लोगों का डर खत्म नहीं हुआ है और अब वो एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। गांव वालों से बातचीत होती है? जो और लोग नहीं, वो लोग नहीं, किसी से बातचीत ज्यादा नहीं होती। गांव में बातचीत होती है लोगों नहीं, मैं किसी से नहीं होती है। और जाते आते ही नहीं है तो हम कहाँ से किसी से बात करते हैं। आप लोग एक दूसरे के घर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? किसी के नहीं। मैं नाम सुन तो रहा हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अब इस घटना पर, इस केस के बारे में जो गांव के लोग हैं वो बातचीत भी नहीं करना चाहते हैं। इस समय सीबीआई दोनों पक्षों से पूछताछ कर चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट इस जांच की निगरानी कर रही है। यूपी सरकार की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है और सभी लोगों को सीबीआई की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। इस मामले के दोषी कौन है, इसका पता लगाना अब जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी है। जी न्यूज इस मामले में किसी का पक्ष नहीं लेना चाहता है। हमने आपको सभी पक्षों की बात सुनाई है और हम इस मामले में अपना कोई निष्कर्ष नहीं देना चाहते। विशाल पांडे, जी मीडिया, बुलगड़ी गांव, हाथरस। अगली सुनवाई इस मामले पर 16 दिसंबर को होने वाली है और सीबीआई इस मामले के चारों आरोपियों का पॉलीग्राफिक टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराने के लिए उन्हें गुजरात लेकर गई है और जहां फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में ये सारी चीजें होंगी, ये सारे टेस्ट होंगे, जहां सीबीआई ये समझने की कोशिश करेगी कि घटना पर ये आरोपी वाकई सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। लेकिन हमने आज आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट इसलिए दिखाई क्योंकि जहां टीआरपी का खेल खत्म हो जाता है वहीं से जी न्यूज की पत्रकारिता शुरू होती है और हम आगे भी आपको इसी तरह की फॉलो अप स्टोरीज दिखाते रहेंगे।
1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। इजराइल के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी क्रांतिकारी रिसर्च की है जिससे आप हमेशा जवान बने रहेंगे और आपकी उम्र बढ़ना बंद हो जाएगी और आप 75 साल की उम्र में भी 25 साल के जवान जैसा शरीर हासिल कर पाएंगे, क्योंकि जिन बुजुर्गों पर यह प्रयोग किया गया उनका शरीर अब 25 वर्ष के युवाओं जैसा हो गया है। लेकिन अगर यह रिसर्च सफल रही तो यह कोशिश सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं बल्कि दुनिया के हर व्यक्ति के लिए एक वरदान साबित हो जाएगी, क्योंकि दुनिया के सभी लोग एक ही चीज तो चाहते हैं और वो ये कि वो हमेशा जवान बने रहें, उन्हें मृत्यु से छुटकारा मिल जाए और बुढ़ापे से भी छुटकारा मिल जाए। ये दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर बहुत पुरानी जमाने से ये रिसर्च करते आ रहे हैं। ये रिसर्च इजराइल की तेल अवीव यूनिवर्सिटी और शमीर मेडिकल सेंटर के वैज्ञानिकों ने किया है और इस रिसर्च में 64 वर्ष से ज्यादा उम्र के 35 लोगों को शामिल किया गया। इनमें से किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। इन 35 लोगों को हफ्ते में 5 दिन 90 मिनट के लिए शुद्ध ऑक्सीजन दी जाती थी। इसके लिए इन बुजुर्गों को एक प्रेशराइज्ड चेंबर में भेजा जाता था और यह सिलसिला 3 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन जब इसके नतीजे आए तो इसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। शोधकर्ताओं ने यह दावा किया है कि इस प्रयोग के बाद न सिर्फ इन 35 बुजुर्गों की उम्र बढ़नी बंद हो गई, सोचिए उम्र बढ़नी बंद हो गई, जबकि स्वस्थ कोशिकाओं के स्तर पर इनके शरीर किसी 25 वर्ष के युवा के बराबर हो गए। यानी सिर्फ 3 महीनों में वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक रिवर्स एजिंग की प्रक्रिया को अंजाम दे दिया। जब कोई व्यक्ति अपनी वर्तमान उम्र से कम दिखने लगता है तो उसे रिवर्स एजिंग कहते हैं। उसकी जो उम्र है वो उल्टी दिशा में जाने लगती है, आप वापस जवान होने लगते हैं। वैज्ञानिकों ने अपने इस प्रयोग में उम्र बढ़ाने वाली 2 प्रक्रियाओं को रोकने में सफलता पाई है। इसका पहला असर क्रोमोसोम पर दिखाई दिया। क्रोमोसोम्स शरीर में मौजूद डीएनए से तैयार होते हैं और क्रोमोसोम्स में किसी भी जीव की पूरी जेनेटिक जानकारी छिपी होती है और इन्हीं क्रोमोसोम्स के आखिरी सिरे को टेलोमियर कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो टेलोमियर बिल्कुल आपकी गाड़ी में आगे और पीछे लगे बम्पर्स जैसे होते हैं। जैसे आपकी गाड़ी में बम्पर्स लगे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही। और इनका काम कोई दुर्घटना होते समय या कोई टक्कर होते समय
क्रोमोसोम्स को सुरक्षित रखना होता है। जैसे बम्पर्स आपकी गाड़ी को दुर्घटना के समय सुरक्षित रखते हैं, ऐसे ही ये क्रोमोसोम्स को सुरक्षित रखते हैं। क्रोमोसोम्स अपनी संख्या लगातार बढ़ाते रहते हैं और अपनी कॉपीज तैयार करते रहते हैं। इस दौरान पुराने और नए क्रोमोसोम्स को किसी भी दुर्घटना या टक्कर से बचाने का काम टेलोमियर करते हैं। लेकिन बार बार होने वाली इस टक्कर से टेलोमियर घिसने लगते हैं और लंबाई में छोटे होते चले जाते हैं। लेकिन जब ये लंबाई में बहुत छोटे हो जाते हैं तो फिर क्रोमोसोम्स अपनी प्रतियां यानी अपनी कॉपीज नहीं बना पाते और इसकी वजह से नई कोशिकाओं का निर्माण बंद हो जाता है और यहीं से बुढ़ापा शुरू होता है। कोशिकाएं या तो मर जाती हैं या फिर इनका विकास रुक जाता है और इसीलिए लोग बूढ़े होते हैं और निष्क्रिय हो चुकी यही कोशिकाएं बुढ़ापे और गंभीर बीमारियों की वजह बन जाती है। यानी अगर ये कोशिकाएं हमेशा ऐसे ही सुरक्षित रहें और मजबूत रहें तो आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। लेकिन वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग के जरिए न सिर्फ टेलोमेयर की लंबाई को कम होने से रोका बल्कि ऑक्सीजन थेरेपी की वजह से निष्क्रिय हो चुकी कोशिकाओं की संख्या भी घटने लगी। इससे शोध में शामिल बुजुर्गों की उम्र न सिर्फ रुक गई बल्कि नई और ताजा कोशिकाओं के जन्म लेने से उनका शरीर वैसा हो गया जैसा अक्सर युवा अवस्था में होता है। इस दौरान इन बुजुर्गों को लगातार 90 मिनट के लिए ऑक्सीजन नहीं दी जाती थी बल्कि बीच बीच में इस प्रक्रिया को रोक भी दिया जाता था। लेकिन शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने और कम होने का परिणाम यह हुआ कि शरीर के अंदर शुरू हुए इस संघर्ष ने इन बुजुर्गों को फिर से जवान कर दिया। हालांकि वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि ऑक्सीजन थेरेपी के इस प्रयोग को लोग अपने घरों में न दोहराएं क्योंकि इससे आपके शरीर को नुकसान भी हो सकता है। यह प्रयोग इजराइल में हुआ है और कुछ समय पहले इजराइल के ही एक प्रसिद्ध लेखक युवल नोआ हरारी ने अपनी मशहूर पुस्तक होमो डेउस में लिखा था कि धार्मिक लोगों के लिए मृत्यु भले ही ईश्वर द्वारा लिया गया कोई बड़ा फैसला हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए मृत्यु शरीर में आने वाला एक टेक्निकल ग्लिच है। शरीर एक मशीन की तरह है, उसमें जब एक कोई टेक्निकल ग्लिच आता है तो यह शरीर निष्क्रिय हो जाता है जिसे हम मृत्यु कहते हैं। यानी शरीर में आई कोई भी तकनीकी खामी जो शरीर को निष्क्रिय कर देती है वो मृत्यु है, जिसके सामने आने के बाद शरीर का पूरा सिस्टम काम करना बंद कर देता है। ऐसा युवल नोआ हरारी का कहना है। वो कहते हैं कि वैज्ञानिक इस टेक्निकल ग्लिच को लैब्स में यानी प्रयोगशालाओं में सही कर सकते हैं और मृत्यु को टाला भी जा सकता है। अगर इसे रोका नहीं जा सकता तो इसे टाला तो जरूर जा सकता है और इंसानों को अमर भी बनाया जा सकता है। लैटिन भाषा में होमो का अर्थ होता है मनुष्य और डियस का अर्थ होता है देवता। यानी युवल नोआ हरारी की पुस्तक का टाइटल भी यह बताता है कि आने वाले दिनों में मनुष्य किसी देवता से कम नहीं होगा। और अब वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में चमत्कार करके इस बात को सच साबित कर रहे हैं। लेकिन यह इस संदर्भ में पहली कोशिश नहीं है बल्कि इंसान बढ़ती उम्र को रोकने के लिए, अपने बुढ़ापे को रोकने के लिए, मृत्यु को टालने के लिए और खुद को अमर बनाने की कोशिशें हजारों वर्षों से करता आ रहा है। आयुर्वेद एक ऐसी ही चिकित्सा पद्धति है जिसका इतिहास 5000 वर्षों से भी ज्यादा पुराना है और आयुर्वेद में उम्र को रोकने के लिए जिस पद्धति का इस्तेमाल होता है उसे रसायन कहते हैं। 5000 वर्ष पहले इजिप्ट के राजा गिलगमेश ने चीन की चिकित्सा पद्धति के आधार पर उम्र रोकने का एक पूरा कार्यक्रम तैयार किया था। हजारों वर्ष पहले ग्रीस में भी महिलाएं शहद और एक विशेष प्रकार के तेल के जरिए अपनी उम्र को बढ़ने से रोकती थी। करीब 2000 वर्ष पहले इजिप्ट में एक बहुत मशहूर रानी हुई थी जिनका नाम था क्लियोपैट्रा। क्लियोपैट्रा का नाम आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा और कहा जाता है कि वो बहुत खूबसूरत थी और अपनी सुंदरता को कायम रखने के लिए वो एक गधी के दूध का इस्तेमाल करती थी। आपको ये बात बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन अब ये दूध एक बार फिर बाजारों में बिकने लगा है और ऐसे 1 लीटर दूध की कीमत 5 से 7 हजार रुपए प्रति लीटर के बीच होती है और सुंदर दिखने के लिए जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनमें इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल भी होता है। 7वीं शताब्दी में चीन की महारानी वू जेतियान अपनी त्वचा को जवान रखने के लिए एक विशेष प्रकार के पौधे से बनी एक औषधि का इस्तेमाल करती थी और इस पौधे को अंग्रेजी में मदरवॉर्ट प्लांट कहते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर इस समय है। इजराइल के वैज्ञानिकों ने बहुत नियंत्रित माहौल में बुजुर्गों को शुद्ध ऑक्सीजन दी और यह प्रयोग सफल रहा। लेकिन अमेरिका के मशहूर गायक और डांसर, आपको याद होगा, आप सब जानते होंगे उनका नाम, माइकल जैक्सन
शायद इतने खुशकिस्मत नहीं थे। माइकल जैक्सन ने करीब 7.5 लाख रुपए खर्च करके अपने घर में एक ऑक्सीजन चेंबर का निर्माण करवाया था। उस जमाने में माइकल जैक्सन बीच बीच में इस ऑक्सीजन चेंबर में जाकर नींद लिया करते थे और कहते हैं वो 150 वर्षों तक जीने की इच्छा रखते थे। उन्होंने इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए, कभी अपने रंग को बदला, कभी प्लास्टिक सर्जरी करवाई, अपने चेहरे के आकार को बदला और कभी बहुत सारी दवाएं खाकर अपनी उम्र को रोकने की कोशिश की। यहां तक कि यह भी दावा किया जाता है कि माइकल जैक्सन को अपने जीवन से इतना प्यार था, अपने शरीर से इतना प्यार था कि वो तब तक खाना नहीं खाते थे जब तक उनकी टीम के लोग उसे चख कर यह तय नहीं कर लेते थे कि इस खाने में जहर नहीं मिला है। लेकिन इन सब के बावजूद सिर्फ 50 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से माइकल जैक्सन की मृत्यु हो गई थी। यानी वो तो अपनी मृत्यु को टालना चाहते थे, लेकिन उनकी मृत्यु समय से भी पहले ही आ गई। दुनिया भर में एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स यानी ऐसे उत्पाद जो आपकी बढ़ती उम्र को रोकने का दावा करते हैं, उनका बाजार 3,88,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। और इस तरह के प्रोडक्ट्स की सबसे ज्यादा मांग चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में है। सिर्फ इन्हीं देशों में एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स का बाजार वर्ष 2027 तक 83,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो जाएगा। यानी एक बहुत बड़ा बाजार है। गूगल वेंचर्स की शुरुआत करने वाले अमेरिकी उद्योगपति बिल मैरिस ने कुछ वर्ष पहले यह दावा किया था कि विज्ञान और तकनीक की बदौलत इंसान कम से कम 500 वर्षों तक जीवित रह सकता है। वर्ष 2013 में इस दिशा में काम करने वाली एक और कंपनी कैलिको की स्थापना की गई। यह कंपनी दुनिया की बड़ी बड़ी दवा कंपनियों और मेडिकल संस्थानों के साथ मिलकर ऐसे ही प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है जिनका उद्देश्य इंसानों की उम्र को लंबा कर देना है। यह कंपनी 19,000 करोड़ रुपए की फंडिंग के साथ इंसानों की उम्र बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। अमेरिकी आविष्कारक और उद्योगपति रे कर्जवेल का दावा है कि वर्ष 2045 तक इंसान अपना मस्तिष्क मशीनों में अपलोड करने में सफल हो जाएगा। यानी आप शारीरिक रूप से अमर हो या ना हो, आज से 25 वर्षों के बाद आपका दिमाग जरूर डिजिटल रूप से अमर हो जाएगा। यानी शरीर के समाप्त हो जाने के बाद भी आपकी यादों और आपकी भावनाओं को हमेशा के लिए डिजिटल तरीके से स्टोर करके रखना संभव होगा। अमेरिका के एक और इंस्टीट्यूट, जिसे कहते हैं बक इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन एजिंग, इसके एक शोध के मुताबिक इंसानों की उम्र को 4 से 5 गुना तक बढ़ाना संभव है। लेकिन सवाल यह है कि लोग बूढ़ा क्यों नहीं दिखना चाहते और लोग अपनी बढ़ती उम्र को रोकना क्यों चाहते हैं और इसे रिवर्स क्यों करना चाहते हैं। रिवर्स एजिंग से लोगों को इतना प्यार क्यों है और क्या आपका शरीर वाकई आपकी उम्र के हिसाब से बूढ़ा होता है या मामला कुछ और है। इसे समझने के लिए न्यूजीलैंड में कई दशकों तक 9,400 लोगों पर एक प्रयोग किया गया। जो लोग इस प्रयोग में शामिल थे उनकी उम्र 26 साल, 28 साल और 38 साल थी। इस रिसर्च के अंत में यह पाया गया कि कुछ लोगों की उम्र और शारीरिक स्वास्थ्य एक दूसरे के समानांतर चल रहा था, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनकी उम्र तो 28 वर्ष थी, लेकिन उनके शरीर के अंग किसी 60 वर्ष के बुजुर्ग जैसे हो चुके थे। मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि हमेशा जवान दिखने की हसरत इंसानों के मन में आज से नहीं बल्कि हजारों वर्षों से है। इंसान का शरीर तो बूढ़ा होने लगता है, लेकिन इंसान इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहता कि उसका शरीर पहले की तरह अब सक्षम नहीं रहा। दूसरा भाव रिटायरमेंट का है। लोग कभी भी रिटायर नहीं होना चाहते, क्योंकि ऐसा करने पर वो सब कुछ खो जाता है जो आपने अब तक अर्जित किया है। लोग अपनी पहचान को पकड़कर जकड़ कर रखना चाहते हैं और पहचान खो देने का डर उन्हें यह मानने ही नहीं देता कि वो अब बूढ़े हो चुके हैं। लेकिन लंबी उम्र तक जीने के लिए आपको विज्ञान पर ही निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो आज से ही अपने जीवन जीने का तरीका बदलकर इसकी शुरुआत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए चीन में एक गांव है जिसका नाम है चेमियांग। इस गांव में ऐसे सैकड़ों लोग रहते हैं जिनकी उम्र 100 से भी ज्यादा है, 100 वर्षों से भी ज्यादा के। यानी इन लोगों ने एक पूरी की पूरी सदी देखी है। इस दौरान ये लोग 2-2 बार वर्ल्ड वॉर के गवाह बने। इन्होंने कई महामारियों का सामना किया और अपने देश के गृह युद्ध भी देखे, लेकिन फिर भी इस गांव में सैकड़ों लोग लंबी उम्र पाने में सफल रहे। इसके पीछे जो वजह है वो आपको नोट कर लेनी चाहिए। सबसे बड़ी वजह तो यह है कि यहां की अर्थव्यवस्था अब भी
खेती पर यानी कृषि पर आधारित है और आसपास उद्योग धंधे नहीं है। पर्यावरण साफ है और यहाँ के लोग 100 साल की उम्र में भी काम करते हैं। इससे इनकी शारीरिक कसरत लगातार होती रहती है, व्यायाम होता रहता है। इन लोगों का खान पान बहुत स्वस्थ है। यहाँ अच्छी मात्रा में फल और सब्जियां आसानी से उपलब्ध हैं और इस गांव की मिट्टी में जरूरी पोषक तत्व भी बहुत बड़ी मात्रा में है। इन सारे कारणों की वजह से यहाँ के लोगों को लंबी उम्र नसीब हुई है। मशहूर फिल्म डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी ने वर्ष 1971 में एक फिल्म का निर्देशन किया था जिसमें आनंद का किरदार निभा रहे राजेश खन्ना कहते हैं कि बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग अपने जीवन को बड़ा नहीं सिर्फ लंबा बनाना चाहते हैं। मृत्यु शोक का विषय है या मृत्यु प्रसन्नता का विषय है, इंसानों को आज इसी अंतर को समझने की जरूरत है। विज्ञान मृत्यु पर विजय कब हासिल करेगा ये तो हम भी नहीं कह सकते, लेकिन आप चाहें तो आज ही मृत्यु के भय पर विजय हासिल कर सकते हैं। अगर आज हम में से किसी के सामने मृत्यु आकर खड़ी हो जाए तो क्या हम मृत्यु को खुशी खुशी स्वीकार कर पाएंगे? क्या हम खुद से ये कह सकते हैं कि हमने अब तक जो भी किया पूरी लगन से किया, पूरी तन्मयता से किया और हमारे परिश्रम को हमारी मृत्यु भी हमसे छीन नहीं सकती? ऐसा कहने वाले शायद इस दुनिया में बहुत ही कम लोग होंगे और वो लोग अगर मृत्यु के सामने खड़े होंगे, मृत्यु का सामना कर रहे होंगे तो उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग जीवन भर सिर्फ संचय करने में लगे रहते हैं। किसी को पैसे से प्यार है, किसी को अपनी कुर्सी से प्यार है, तो किसी को भौतिक वस्तुएं जमा करने का शौक है, किसी को बहुत शक्तिशाली बनना है, किसी को हमेशा सत्ता में बने रहना है। और यही शौक लोगों को अमरता यानी उम्र को रोकने के विषय में सोचने पर मजबूर करता है। वैज्ञानिक आपको कुछ दवाएं देकर ऐसा जरूर कर सकते हैं, लेकिन यह भी सिर्फ मृत्यु को कुछ देर के लिए टालना भर होगा। अगर आप सच में अमर होना चाहते हैं तो आप अपने जीवन को इतना यादगार बना सकते हैं कि आपके जाने के बाद भी आपसे जुड़ी बातें और आपसे जुड़ी यादें हमेशा जीवित रहें और लोग आपको प्रसन्नता के साथ, सम्मान के साथ हमेशा युगों युगों तक याद करते रहें। रोजगार की हर खबर जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एक साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब
आपने इंसानों की भूख के किस्से तो कई बार सुने होंगे, क्योंकि इंसान बोल सकता है, इंसान बता सकता है, इंसान रो सकता है। लेकिन क्या आपने कभी जानवरों की भूख और उनके कुपोषण की कहानी देखी है? क्योंकि जानवर तो बेजुबान होते हैं, वो आपको बता भी नहीं सकते कि उन्हें भूख लगी है। पूरी दुनिया में हर रात करीब 69 करोड़ लोग भूखे पेट सोते हैं हर रात, लेकिन करोड़ों जंगली जानवरों की भी यही कहानी है। कभी आपने ये सोचा है कि पूरी दुनिया में कितने जंगली जानवर हर रात भूखे सोते होंगे? दुनिया में इस समय बड़े आकार के करीब 130 करोड़ जंगली जानवर हैं। ये हैं बड़े आकार के जंगली जानवर जिनकी संख्या है 130 करोड़। लेकिन इंसानों के लालच ने इन जानवरों को भूखा मरने पर मजबूर कर दिया है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें आज हमारे पास श्रीलंका से आई हैं, जहां हाथियों का एक बड़ा दल कूड़े के ढेर में हर रोज अपने लिए खाना ढूंढने के लिए आता है। जिस जगह पर बड़ी मात्रा में इस तरह कूड़ा जमा किया जाता है उसे अंग्रेजी में लैंडफिल कहते हैं। श्रीलंका में एक ऐसा ही लैंडफिल है जिसका नाम है अम्पारा। इस लैंडफिल के आसपास जंगल है जहां 200 से 300 हाथी रहते हैं और भूख से परेशान ये हाथी अक्सर इस कूड़े के ढेर में खाना ढूंढने के लिए आ जाते हैं और कई हाथी कूड़ा और प्लास्टिक खाकर यहां मर चुके हैं। इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जो हाथी इंसानों से भी पहले से इस पृथ्वी का हिस्सा रहे हैं और जिन्हें कभी प्रकृति ने एक दिन के लिए भी भूखा नहीं रहने दिया, हमेशा उनका इंतजाम किया खाने पीने का, वही हाथी आज इतने मजबूर कैसे हो गए कि इन्हें इंसानों द्वारा फेंके गए कूड़े में अपना खाना ढूंढना पड़ रहा है। अब हाथियों को इस लैंडफिल से दूर रखने के लिए यहां एक बड़ी खाई का निर्माण किया जा रहा है ताकि ये हाथी इस लैंडफिल तक पहुंच ही ना सके। लेकिन इंसानों ने जंगलों की जमीनों पर कब्जा करके प्रकृति और अपने बीच एक ऐसी खाई का निर्माण कर लिया है जिसमें एक ना एक दिन इंसानों का गिरना तय है। पृथ्वी पर इंसानों का अस्तित्व 3 लाख वर्ष पुराना है, जबकि हाथी यहां पर 6 करोड़ वर्षों से रह रहे हैं। यानी हाथी इंसानों से भी पहले से जमीन पर, पृथ्वी पर, इस दुनिया में रह रहे हैं। हाथी शुद्ध शाकाहारी होते हैं, लेकिन अब इंसानों की भूख ने इन हाथियों के लिए वो वनस्पतियां तो छोड़ी ही नहीं जिन्हें खाकर ये अपनी भूख मिटा सके। करीब 200 वर्ष पहले तक 50% पृथ्वी पर जंगल हुआ करते थे, यानी आधी धरती पर जंगल थे। लेकिन अब ये घटते घटते सिर्फ 31% रह गए हैं। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंसानों ने बड़े पैमाने पर जंगलों को काटकर खत्म कर दिया और जंगली जानवरों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा, जंगलों को छोड़ना पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि श्रीलंका के ये हाथी तो जंगलों में ही रहते हैं और जंगलों में तो अब भी उनके लिए भरपूर खाना पीना होता ही होगा। फिर ये हाथी इंसानों के इलाके में खाना क्यों ढूंढ रहे हैं? इसकी वजह यह है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से जंगलों में उगने वाले पेड़ पौधे और घास अब धीरे धीरे अपनी गुणवत्ता खोने लगे हैं। इनमें अब उतना प्रोटीन नहीं बचा जो शाकाहारी जानवरों को पर्याप्त पोषण दे सके, उनका पेट भी भर सके, उनके शरीर को ताकत भी दे सके। उदाहरण के लिए एक हाथी एक दिन में औसतन 130 किलो भोजन करता है, 130 किलो, और दिन का 80% समय हाथी अपने लिए खाना ढूंढते हुए ही बिताते हैं। एक हाथी को एक दिन में पीने के लिए लगभग 200 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन अब जंगलों में ना तो पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन युक्त अच्छे पेड़ पौधे बचे हैं, ना ही जंगलों में अब तालाब और पोखर बचे हैं जहां ये हाथी पानी पी सकें। जो हाथी जंगलों से बाहर नहीं आ पाते उन्हें कई बार गर्मी के दिनों में पानी की कमी हो जाने की वजह से ही हीट स्ट्रोक हो जाता है और इससे भी कई बार बहुत सारे हाथी गर्मी की वजह से ही मर जाते हैं। ऐसे में ये हाथी परेशान होकर जंगलों से बाहर आते हैं और फिर इंसानों की बस्तियों में अपने लिए खाना ढूंढने लगते हैं और यहीं से इंसानों और जानवरों के बीच एक नए द्वंद्व की शुरुआत हो जाती है। अब आप श्रीलंका से आया एक और वीडियो देखिए। इस वीडियो में जंगल के बीच इस सड़क पर एक हाथी खड़ा हुआ है। ये हाथी भूखा है और इस भूख की वजह से ये हाथी यहां से आने वाली गाड़ियों को रोककर उनमें सवार लोगों से इशारे से खाना मांगता है। उनको बताता है कि मुझे खाना चाहिए, इतना भूखा है, और जो लोग खाना दे देते हैं उन्हें हाथी आगे बढ़ने की इजाजत देता है, वरना रोक देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस पृथ्वी और प्रकृति पर पहला हक रखने वाले जानवर आज इंसानों से खाना क्यों मांग रहे हैं? आज ये ऐसे मजबूर हो गए कि इन्हें इंसानों के सामने खाने की भीख मांगनी पड़ रही है।
अब हम आपको इसी सवाल का जवाब देंगे। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि पहले इंसान और जानवर जंगलों में एक साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहा करते थे। फिर इंसानों ने जंगलों के बाहर अपनी सुरक्षित बस्तियां बसानी शुरू कर दी और जानवरों को अपने इलाके में आने से रोक दिया। फिर जब इंसानों की भूख शांत नहीं हुई तो इंसानों ने एक बार फिर जंगलों का रुख किया और जानवरों के हिस्से की जमीनों पर बसना शुरू कर दिया। जंगलों को भी काटना शुरू कर दिया, जंगलों को बेचना शुरू कर दिया। और अब जब जंगल धीरे धीरे खत्म होने लगे हैं तो जानवरों ने इंसानों के इलाकों में आना शुरू कर दिया है। एक जमाने में दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था जंगलों और जंगलों से हासिल होने वाली वस्तुओं और कृषि पर आधारित हुआ करती थी, लेकिन अब दुनिया की जीडीपी में जंगलों की हिस्सेदारी सिर्फ 1% रह गई है। और इसकी वजह यह है कि इंसानों ने जंगलों का जबरदस्त दोहन करके जंगलों के पूरे इकोसिस्टम को पैसे के लालच में बर्बाद कर दिया है। एक अनुमान के मुताबिक हजारों वर्षों तक दुनिया की प्रति व्यक्ति जीडीपी करीब 11,000 रुपए के आसपास थी और यह स्थिति 10 से 12,000 वर्षों तक बनी रही। तब इंसान लालची नहीं थे और उन्हें जितना मिलता था उतना उनके लिए पर्याप्त होता था। लेकिन आज दुनिया की प्रति व्यक्ति जीडीपी 8.5 लाख रुपए से ज्यादा है, लेकिन इंसानों का लालच कम होने की बजाय अब भी बढ़ता ही जा रहा है। करीब 50,000 वर्ष पहले इंसानों ने अफ्रीका से निकलकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बसना शुरू किया था। तब 1000 किलोग्राम भार वाले स्तनपायी जीवों की 42 प्रजातियां थीं, लेकिन आज उनमें से सिर्फ हाथी, दरियाई घोड़ा और गैंडे जैसी कुछ प्रजातियां ही बची हैं, बाकी सब विलुप्त हो चुकी हैं। वर्ष 1750 से अब तक जानवरों की करीब 571 प्रजातियां पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी हैं, जबकि करीब 10 लाख प्रजातियां अब विलुप्त होने की कगार पर हैं। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस समय पृथ्वी पर जानवरों की लगभग 100 करोड़ प्रजातियां हैं और इनमें से 10,000 हर साल विलुप्त हो जाती हैं। प्रजातियों के विलुप्त होने की इस रफ्तार सामान्य से 1 से 10,000 गुना ज्यादा है। आज भी पूरी दुनिया के जंगलों में या जंगलों के आसपास 30 करोड़ इंसान रहते हैं। इनमें से 6 करोड़ आदिवासी हैं। लेकिन जैसे ही जंगलों को काटा जाता है तो सिर्फ पेड़ नहीं गिरते, बल्कि एक पूरा के पूरा इकोसिस्टम टूटकर बिखर जाता है। उसमें जानवर भी होते हैं, इंसान भी होते हैं। जंगल जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए भी जरूरी होते हैं। जंगलों से होकर बहने वाली नदियों और झरनों से दुनिया की एक बड़ी आबादी को पीने और नहाने के लिए पानी मिलता है। जंगल बाढ़ के प्रभाव को भी कम करने में मदद करते हैं और दुनिया में बनने वाली 25% दवाएं जंगलों से हासिल होने वाले अलग अलग पदार्थों से बनती हैं। यहां तक कि कोरोना वायरस के लिए बन रही एक वैक्सीन नोवैक्स के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि इसका निर्माण चिली नाम के एक देश में पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार के पेड़ की छाल से होगा। यानी कोरोना वायरस से इंसानों को बचाने में भी जंगलों की ही बड़ी भूमिका है। आयुर्वेद में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के लिए 90% कच्चा माल जंगलों से मिलता है। इनमें जड़ी बूटियां और अलग अलग पेड़ पौधे भी शामिल होते हैं। इसलिए इंसानों को चाहिए कि वो जंगलों और जंगलों में रहने वाले जानवरों का सम्मान करना सीखें और अपनी भूख के लिए इन जानवरों को भूखा रहने पर मजबूर ना करें। हमें उम्मीद है कि आप अब जानवरों को दया भाव से देखेंगे और उनके बारे में भी सोचेंगे। एक साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं?
तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर।